मेरे प्रिय और दिल के करीब दोस्तों, टारगेट विद पार्थ में आप सबका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन 1 से 2 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। नए बदले हुए पैटर्न के आधार पर तैयार करेंगे। जो पैटर्न आपने पिछले वाले जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ था, उसमें देखा और अभी हाल ही में हुए पीसीएस प्री के एग्जाम में देखा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयार करेंगे। ये अचूक मारक सामग्री कितनी कारगर है, इसका प्रमाण आप लोग टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, उस पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बड़ी संख्या में प्रमाण जो हैं वो पेश किए हैं और काफ़ी बाकी है, समय मिलता है जब तब तो डाल देता हूँ। तो भरोसा रखिए और तैयार करते चलिए। अगर इस तरह से तैयार करते रहेंगे तो जो मंथली आपको दिया जाएगा करंट अफेयर्स, उसको तैयार करने में ज़्यादा संकट या मुसीबत नहीं होगी। और ऐसे ही दिन प्रतिदिन और मंथली तैयार करते रहेंगे तो परीक्षा से पहले करंट अफेयर्स आपके लिए एक बोझ की तरह नहीं रहेगा और आप निश्चिंत होकर नाचते खेलते कूदते जीएस की तैयारी करेंगे। और वेटेज तो आपको पता ही है, पिछली बार 19 सवाल आए थे समीक्षा अधिकारी में, तो इस बार भी मोटा माटी आप मान के चल सकते हैं कि 20 से 25 सवाल पूछे ही जा सकते हैं। तो बेहतर तरीके से यार तैयार करते चलो। दिसंबर महीने का जो करंट अफेयर्स है वो भी मैं दे दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग जनवरी से शुरू कर रहे हैं। मैत्री 2 क्या है? अंटार्कटिका में भारत का चौथा रिसर्च सेंटर, RC चौथा रिसर्च सेंटर है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी घोषणा की गई है। इसकी स्थापना अंटार्कटिका में 2029 तक की जाएगी और ये मैत्री के स्थान पर स्थापित किया जा रहा है, मैत्री 2। अब सवाल बनता है कि अंटार्कटिका पर अब तक भारत के कितने मिशन स्थापित हो चुके हैं रिसर्च सेंटर? तो दक्षिण गंगोत्री पहला था। गंगोत्री में त्रा लगा हुआ है और त्रा का संबंध किससे? 3 से या फिर 83। तो 1983 में गंगोत्री की स्थापना हुई। मैत्री 1988 में। ये जो 8 और 3 है, इस 3 को पूरा कर दीजिएगा तब आपको 88 मिल जाएगा और इस तरह से मैत्री भी याद रहेगा। भारती 2012 में स्थापित हुआ। तो ये जो मैत्री 1988 में स्थापित हुआ था, इसी के स्थान पर अब मैत्री 2 स्थापित किया जाएगा 2029 तक। आर्कटिक सागर में रिसर्च सेंटर है भारत का, उसका नाम क्या है? हिमाद्री, ये भी याद रखिएगा। आर्कटिक सागर और अंटार्कटिका आप लोग जान ही रहे हैं। आर्कटिक सागर एकदम ऊपर है और अंटार्कटिका एक महाद्वीप का नाम है, तो दक्षिणी गोलार्ध में है। मिशन 425 क्या है? साउथ कोरिया का एक जासूसी उपग्रह है। बाई फाल्कन 9 रॉकेट जो स्पेस एक्स का है, उससे इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से? कैलिफोर्निया से, मतलब अमेरिका से। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन केंद्र सरकार ने ये स्टार्ट किया, एक तरह का मिशन है। 1 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत हो गई है। इसकी घोषणा नवंबर 2024 में की गई थी। है क्या ये? उच्चतर शिक्षा के जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसके जो छात्र हैं, उनको रिसर्च पेपर और जर्नल्स जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, उन तक पहुंच उनकी सुनिश्चित करने के लिए ये मिशन फ्री में लॉन्च किया जा रहा है। इसके लिए बजटीय आवंटन 6000 करोड़ का प्रस्तावित है और इसकी अवधि 2025 से 27 होगी। मतलब जो उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे छात्र हैं, वो अब R&D के क्षेत्र में काम करने के लिए ये जो जर्नल्स और रिसर्च पेपर हैं, इन तक आसानी से पहुंच पाएंगे। संचालन इसका कौन कर रहा है? तो UGC, उसके तहत पुस्तकालय नेटवर्क इसका संचालन कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। इंदौर की बात करें तो विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर इसको घोषित किया गया है। इसको ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए 100 दिन का जलवायु मिशन लॉन्च किया गया। किसकी हेल्प से? एनर्जी स्वराज फाउंडेशन की हेल्प से। काहे के लिए? कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। पहली सोलर सिटी कौन सी है? यहाँ पर देख लेते हैं, सांची। पहला सोलर गांव कौन सा है? मोढेरा कहाँ है? गुजरात में। और पहला सोलर टेम्पल या फिर मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर, उड़ीसा में। रजत वर्मा क्यों चर्चा में? DBS बैंक इंडिया के CEO नियुक्त किए गए हैं। ये है कहाँ बैंक? ये सिंगापुर में है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ SGP बोले तो सिंगापुर। संतोष ट्रॉफी को देखते हैं, इसका संबंध किससे? तो फुटबॉल से है। इस ट्रॉफी को जीता किसने? तो वेस्ट बंगाल ने। किसको हराकर? केरल को। डूरंड कप भी फुटबॉल से ही संबंधित है। इसको किसने जीता था? नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने जीता था। ये पहले का करंट अफेयर्स है, लेकिन आप यहाँ पर इसको देखते हुए चलिए। स्पेडएक्स मिशन जो है, इसरो ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। किस रॉकेट से लॉन्च किया? ये भी याद रखना, PSLV C60। कब लॉन्च किया? डेट भाई याद रखिएगा, ये खूब पूछा जा रहा है आजकल। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया। 2 सैटेलाइट लॉन्च किए, उनका नाम क्या था? HDX-01 और HDX-02। 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको स्थापित किया गया है। क्यों? डॉकिंग, आपस में इनको जोड़ने के लिए, और अनडॉकिंग, इनको अलग करने के लिए। मतलब ये जो सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे और आपस में और एक दूसरे से अपने आप अलग भी हो जाएंगे। इनको कमांड जो है नीचे से दिया जाएगा, धरती से। तो इस तरह की क्षमता जो है भारत के पास भी आ गई है। तो ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो गई है भारत के लिए। इस क्षमता को पाने वाला भारत
चौथा देश बनेगा। इससे पहले यूएसए, रसिया और चाइना के पास ये क्षमता है, ये भी याद रखिएगा। यूएनओ की थीम्स की बात करें, घोषणा की गई है उंगा के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसने घोषणा की है 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 2025 को एक क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है उंगा ने, और इसी को शांति और विश्वास का वर्ष के रूप में भी मनाने की घोषणा की है। क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी के वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव कौन सा देश लाया था? घाना। घाना कहाँ का है? अफ्रीका का है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो क्वांटम का सिद्धांत है उसके सिद्धांत को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था, आप लोग याद रखिएगा। और विश्व सहकारिता सम्मेलन कब हुआ था? इंडिया में। उसी दौरान 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। कुछ अन्य वर्ष जो आपको याद रखने हैं, 2023 को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। 2024 को कैमलेट्स, जो ऊँट के बच्चे होते हैं, उनका वर्ष घोषित किया है किसने? यूएनओ ने। और 2026 को संस्कृति वर्ष घोषित किया है। ये संस्कृति, इसमें सुधार कर लीजिएगा वर्तनी में, किसके द्वारा? इसको जो है यूएनओ ने नहीं बल्कि इंडिया और स्पेन ने मिलकर घोषित किया है, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। ECTA की बात करें तो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जैसा कि नाम से जाहिर है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने से संबंधित ये एग्रीमेंट है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है। और इसमें कहा गया कि 2020-21 से लेकर 2022-23 के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, ये बढ़कर 2 गुना हो गया है। कितना हो गया? $26 बिलियन। और ये भी कहा गया है कि 2030 तक ये $100 बिलियन किया जाएगा, मतलब $100 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? 2030 तक। ये भी विशेष रूप से याद रखिएगा। CR 450 क्या है? द्रुततम हाई स्पीड ट्रेन है, मतलब दुनिया की सबसे तेज चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन। चाइना ने इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया। प्रोटोटाइप मतलब नमूना, बनाने से पहले एक तरह का ब्लूप्रिंट। भोपाल गैस ट्रेजेडी, आप लोगों ने खूब इसको पढ़ा होगा, एनवायरनमेंट में भी पढ़ा होगा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि रासायनिक इसका जो कचरा है उसको समाप्त करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। यूनियन कार्बाइड कंपनी से 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट मिक उसका रिसाव हुआ था, जिसके चलते लगभग 5000 लोग जो हैं वो भोपाल में मारे गए थे, काल के गाल में समा गए थे। तो ये जो कचरा उस समय जब रिसाव हुआ था तो उसको अब समाप्त किया जाएगा। कहाँ? धार जिले के पीथमपुर में, याद रखिएगा, पीथमपुर में। और ये जो यूनियन कार्बाइड कंपनी ये कहाँ की थी? अमेरिका की थी, ये भी याद रखिएगा। और इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती, मिथाइल आइसोसाइनेट, ना कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। केसलर सिंड्रोम एक परिकल्पित परिघटना है। इसका प्रस्ताव जो है केसलर नामक एक नासा के वैज्ञानिक ने 1978 में दिया था। हाल फिलहाल में ये खूब चर्चा में है। क्यों? क्योंकि दिन ब दिन विभिन्न देश जो है सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? अंतरिक्ष में कचरा बढ़ रहा है। तो ये क्या है? उपग्रहों की टक्कर से जो अंतरिक्ष कचरा है वो बढ़ रहा है, इससे संबंधित है केसलर सिंड्रोम। अब इसको सिंड्रोम क्यों कहा गया है? सिंड्रोम एक ऐसा टर्म है जो कई कारकों से उत्पन्न होने वाली समस्या के लिए दिया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे बीमारी में देखते हैं तो कई बीमारियां एक साथ हो जाती हैं, कई लक्षण उसमें पाए जाते हैं बीमारी में। तो केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? अंतरिक्ष कचरे से है। सृजन क्या एक एप्लीकेशन है लॉन्च बाई पंजाब सरकार। क्यों? मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए और शिशु देखभाल को बढ़ावा देने के लिए। इससे पहले मिशन निश्चय भी पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया था, पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए। यून सुक सियोल कौन है? साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं, नहीं थे। इन्होंने मार्शल लॉ लागू किया था अपने यहाँ, तो न्यायालय ने इन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। मतलब इनके द्वारा जो कदम उठाया गया वो गैर कानूनी था और इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। उसके बाद ये पद से हटा दिए गए। फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त हुए हान डक, इनके खिलाफ भी महाभियोग पारित हो गया है, इसलिए ये चर्चा में है। युनसुक योल और हान डक दोनों का संबंध कहाँ से है? साउथ कोरिया से। ब्लैक सी की बात करें तो तेल का रिसाव हुआ है। तेल का रिसाव आप लोग पता ही है, आप लोगों को पता ही है, टैंकरों से हो जाता है कच्चे तेल का रिसाव। तो रसिया ने संघीय आपातकाल घोषित कर दिया है। इस रिसाव से कर्च जल संधि भी प्रभावित हुई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे ऊपर है एजोब सी। ठीक है, ये किसके बीच है? रूस और यूक्रेन के बीच। इस एजोब सी को कौन जोड़ता है? कर्च संधि किससे जोड़ती है? ब्लैक सी से। ठीक है, और ब्लैक सी को मरमरा सी से कौन जोड़ता है? बास्फोरस जल संधि, याद रखिएगा। तो ये संधियां अक्सर पूछ ली जाती हैं, इसलिए जहन में बिठा लीजिएगा। पेरू पर्यावरणीय आपातकाल पेरू ने भी घोषित कर दिया है अपने यहाँ। काहे के कारण? कच्चे तेल के रिसाव के कारण 90 दिन का आपातकाल घोषित किया है। राजधानी है लीमा, और यहाँ एक सभ्यता थी इंका सभ्यता, उसका ये स्थान भी है पेरू, याद रखिएगा। और लीमा में अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान भी है, ये भी याद रखिएगा।
जिमी कार्टर जो है वो यूएसए के 39वें राष्ट्रपति थे। शांति का नोबेल इनको मिला था। चर्चा में क्यों है? क्योंकि निपट गए हैं। 100 साल की आयु में इनका निधन हुआ है। ये एक बीमारी से ग्रस्त थे, उसका नाम था मेटास्टेटिक मेलेनोमा कैंसर, एक तरह का कैंसर का प्रकार था, उससे ग्रस्त थे। और इनकी मां ने इंडिया के एक गांव में नर्स के तौर पे काम किया था। ये कथन भी याद रखिएगा, खूब कथन पूछे जा रहे हैं दोस्त, इसलिए ये सब चीज़ें दिमाग में बिठाते हुए चलिए। और जिस गांव में रहती थी, काम किया था, इन्होंने सेवाएं दी थी, उसका नाम रखा गया था कार्टरपुरी। कार्टरपुरी। गंभीर प्रकृति की आपदा वायनाड में जो भूस्खलन हुआ था उसको घोषित कर दिया है किसने? केंद्र ने। अब क्या होगा? अब केंद्र सरकार इसको हेल्प करेगी, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर खर्च करेंगी, जो पुनर्वास वगैरह है उसको अंजाम देंगी। और बड़े पैमाने पर जब क्षति होती है तब इस तरह की आपदा को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा की जब बात आती है तो इसका स्तर और बढ़ जाता है और यहाँ पर केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाता है। लेकिन गंभीर प्रकृति की आपदा में केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं, याद रखिएगा। वानुआतू प्रशांत महासागर का एक देश है। यहाँ पर नवंबर में भूकंप आया था। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने $5 लाख की हेल्प जो है वो इस देश की करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। आरिफ मोहम्मद बिहार के 42वें राज्यपाल बनाए गए हैं। शपथ किसने दिलवाई है? विनोद चंद्रन, जो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने स्थान लिया किसका? राजेंद्र विश्वनाथ का। और ये राजेंद्र विश्वनाथ अब केरल के राज्यपाल हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा। मतलब एक तरह से अदला बदली हो गई है। मॉन्टेनेग्रो एक यूरोपीय देश है। 3 दिन का इसने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। क्यों? क्योंकि एक बंदूकधारी ने एक गांव में 11 लोगों की जान ले ली। काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो दुनिया के 7 महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीपों की जो सर्वोच्च चोटियां हैं उनको फतेह किया है। लगभग 17 वर्ष की हैं। इतनी कम आयु में इन्होंने सभी ऊंची चोटियों को फतेह कर लिया है। कहाँ की हैं? तो महाराष्ट्र की हैं। इन चोटियों में माउंट एवरेस्ट एशिया की हो गई, किलिमंजारो अफ्रीका की हो गई, एल्ब्रुस यूरोप की हो गई, एकांकागुआ साउथ अमेरिका की हो गई, और नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है ये आप लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे। माउंट कोसियास्को ऑस्ट्रेलिया की हो गई, और माउंट विंसेंट मैसिफ ये अंटार्कटिका की हो गई। स्वार क्या है? एक स्पीच एंड रिटिन एनालिटिक रिसोर्स इसकी फुल फॉर्म है, एक तरह का पोर्टल है। भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के सीएम है, उन्होंने लॉन्च किया है। भाषा बाधाओं को दूर करना, जो सरकारी कामकाज है उसमें जो भाषा को लेकर बाधाएं हैं उनको दूर करना इसका उद्देश्य है। मतलब ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। ई गवर्नेंस में क्या होता है? सरकार की लागत कम हो जाती है, जो भी उसकी गतिविधियां होती हैं उन पर जो खर्च होता है वो कम हो जाता है, और सरकार में नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है। ठीक है, मतलब जो सरकार की सेवाएं हैं वो डोर टू डोर एक तरह से पहुंचने लगती हैं। इस तरह का कथन बनाकर इस बार यूपीपीसीएस प्री में भी पूछा गया था। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो भी ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है। और जो राशन कार्ड वाला सिस्टम भी देखिए आप, कहीं का भी मजदूर हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, वो किसी भी राज्य में राशन ले सकता है। ये सब उदाहरण जो है वो ई गवर्नेंस के हैं, याद रखिएगा। शिकायत भी नागरिक जो है घर बैठे कर सकता है। ये सब ई गवर्नेंस के उदाहरण ही हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की बात करें तो इस पर एक शिवाजी की प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। उसके पास सेना ने उसका अनावरण किया है, पेंगोंग झील के पास। पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। कागेद क्या है? सिक्किम का एक नृत्य महोत्सव है। नए साल पर इसका आयोजन किया जाता है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। बितुल कुमार CRPF के नए महानिदेशक अनीश दयाल का स्थान लिया है। प्रो कबड्डी लीग को हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। किसे हराकर? पटना पायरेट्स को हराकर। विवाद से विश्वास योजना CBDT की है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कम दरों पर कर विवादों को हल करना इसका उद्देश्य था। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी डेट बढ़ा दी गई है। 31 जनवरी 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। 1 अक्टूबर 2024 तक, 1 अक्टूबर 2024 को ये शुरू की गई थी। मतलब क्या है कि अगर आप पे ज़्यादा टैक्स है तो सरकार बातचीत करके कुछ रियायत आपको देकर ऑफर करेगी रियायत, और आप कम से कम टैक्स जो है वो जमा करके मुक्ति पा सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्यों चर्चा में है? सेल। दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण पत्र इसने प्राप्त किया है। 1973 में स्थापना हुई थी। ये एक महारत्न कंपनी है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। तो इस तरह से दोनों दिनों का करंट अफेयर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और इसी तरह से प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, लाइक वाइक करते रहिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और PDF के लिए इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और लोगों तक शेयर वेयर भी करते रहिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।